अलीज़ा टॉक के मुआज़िज़ सामीन को अलीज़ा कमल का सलाम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें। अगर आपने अभी तक मेरे ये 2 चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। शुरू करते हैं आज की कहानी। बाबा की मौत के बाद अम्मी बहुत परेशान थी और उन्होंने मामू के बेटे से मेरा निकाह किया और रुखसती करवा दी। ये बात मेरी मुमानी से बर्दाश्त नहीं हुई। उनका रवैया मेरे साथ अच्छा नहीं था। मामू की वफ़ात के बाद मेरा शौहर भी मुझसे बेजार रहने लगा। मेरी दोस्ती शौहर के काज़न से हो गई। उसे दिल की हर बात करते। एक रोज़ उसके घर गई तो हकीकत मुझ पर जो खुली, मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। काज़न तो मेरे शौहर की, मैं बे औलाद और अनचाही औरत थी। ना मुझे औलाद की खुशी मिल सकी और ना मैं अपने शौहर के दिल में जगह बना पाई। यहाँ तक कि मेरा हुस्न भी मेरे काम नहीं आया। मेरा खौफ और वहम बढ़ता जा रहा था कि मेरा शौहर दूसरी शादी कर लेगा और मुझे छोड़ देगा। शौहर की जुदाई के खौफ में थक चुकी तो एक रोज़ अपने शौहर की कज़न सानिया से मिलने चली गई। मेरी सास भी उस वक्त घर में मौजूद नहीं थी। जैसे ही मैं सानिया के घर पहुंची, अंदर से आती आवाज़ों ने मेरे कदम जकड़ लिए। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी मेरे साथ इतना बड़ा धोखा होगा। जिंदगी मेरे साथ इतना बड़ा मजाक करेगी। जिसे मैं अपना मुखलिस मानती थी, उसने मेरी पीठ में छुरा घोंपा था। उनका असल चेहरा देखकर मेरा दिल हजारों टुकड़ों में तब्दील हुआ था। वो बातें मेरे बर्बाद टूटे फूटे घर पर आखिरी कील की मानद साबित हुई थी। मैं वहां से पलट आई और बेतहाशा रोते हुए घर चली गई। जो बातें मैं इतने रोज से समझ नहीं पाई थी, आज मुझे सब समझ आ गया था। तभी एक फैसला करते हुए मैंने अपना जरूरी सामान बांधा। उस घर से हमेशा हमेशा के लिए निकल आए। मैं समझ चुकी थी कि मेरी अब यहाँ कोई जगह नहीं बचती, क्योंकि सानिया का मेरे शौहर के साथ मेरा नाम सारा है। मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत प्यार से पाला था और मैं अपनी उस छोटी सी दुनिया में बहुत मगन और खुश रहती थी। मगर जाने हमारे घर को किसकी नजर खा गई कि एक रोज अचानक मेरे वालिद का एक्सीडेंट हो गया और मेरे बाबा उस हादसे में अपनी दोनों टांगों से हाथ धो बैठे और हमेशा के लिए माजूर हो गए। बाबा की माजूरी की वजह से बाबा की नौकरी चली गई थी और हमारे घर के हालात बुरे हो गए। मगर मेरी माँ बहुत ही खुददार और सलीका शियार औरत थी। उन्होंने अपनी परेशानियों का रोना कभी भी अपने भाई के सामने नहीं रोया और जैसे तैसे हालात में गुजारा करने लगी। हालांकि मेरे मामू बहुत अमीर थे और मेरी ममा से बहुत प्यार करते थे, मगर ममा को किसी के आगे हाथ फैलाना पसंद नहीं था। मेरी ममा ने कपड़े सीने शुरू कर दिए। मुझे प्राइवेट स्कूल से उठाकर गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करवा दिया। उस वक्त मेरी उम्र 12 साल थी। मैं बहुत ज़हीन थी, इसलिए अपने घर के हालात को बहुत अच्छे से समझ गई। लिहाजा बिना जिद किए गवर्नमेंट स्कूल में दिल लगाकर पढ़ने लगी। बाबा इस सब से बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने मुझे और ममा को कभी भी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी थी। मगर अब उनकी माजूरी की वजह से
हमारी जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई थी। बाबा ये सब बर्दाश्त नहीं कर सके और एक दिन इस दुनिया से मुंह मोड़ गए। उस वक्त मैं एफए के पेपर से फारिग हुई थी। बाबा की मौत ने मुझे बहुत निढाल कर दिया था, मगर उससे ज़्यादा परेशानी मुझे अपनी फूफियों और चचा से हुई थी। बाबा की मौत के फौरन बाद ही वो मेरी अम्मी से मेरी शादी पर जोर डालने लगे, क्योंकि इकलौती होने की वजह से घर मेरे नाम था और सब जानते थे अमीर खानदान की बेटी होने की वजह से मेरी मम्मा के पास लाखों का जेवर पड़ा था जो उन्होंने मेरे लिए संभाल कर रखा था। अब सबको यही लालच थी कि किसी तरह वो घर और जेवरात उनके बेटे के जरिए उनको मिल जाए। मम्मा अपनी ससुरालियों की लालची फितरत से वाकिफ थी। उन तीनों घरानों में से कोई एक घराना भी ऐसा नहीं था जहां वो अपनी बेटी को ब्याह सकते। इसलिए जब कोई राह सुझाई ना दी तो मजबूरन मम्मा ने मेरे मामू को बुलवाया और रोते हुए उनसे गुजारिश की कि वो मेरी शादी अपने बेटे से करा के मुझे इस जहन्नुम से निकाल लें। वो जानती थीं उनके लालची ससुराल वाले उन्हें टिकने नहीं देंगे। मामू को अपनी बहन बहुत अजीज थी, इसलिए मम्मा के कहने की देर थी। मामू ने उसी वक्त अपने बेटे शहरोज को बुलवाकर मेरा निकाह उससे करवा दिया और मुझे रुखसत करवा कर अपने घर ले आए। मामू तो मेरी मम्मा को भी अपने साथ लाना चाहते थे, मगर मम्मा ने साथ आने से इनकार कर दिया। वो पुरसुकून हो चुकी थी बेटी की तरफ से। उन्हें जो खतरा लाहक था वो खत्म हो गया था। मैं शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, मगर मम्मा की मजबूरी को समझती थी, इसलिए उस हंगामी सूरत हाल से समझौता कर लिया और खामोशी से मामू के साथ उनके आलीशान घर पहुंच गई। मैं बहुत डरी हुई थी कि जाने मेरे साथ कैसा सुलूक हो। शहरोज बहुत संजीदा नजर आ रहा था। उसने अभी तक मुझसे बात नहीं की थी। जब मामू मुझे अपने साथ लेकर घर पहुंचे तो मुमानी मुझे देखकर बहुत हैरान हुई। उनको बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी कि उनका शौहर इतना अचानक अपनी बहू ले आएगा, मगर वो कुछ भी बोलने की पोजीशन में नहीं थी, क्योंकि शहरोज के मामले में मामू उनकी एक भी नहीं सुनते थे। मगर साफ लग रहा था उन्होंने बहुत ही मजबूरी की हालत में मुझे कबूल किया था, वरना वो इस शादी से खुश नजर नहीं आ रही थी। वक्त गुजरता गया। शहरोज ने जैसे तैसे मुझे कबूल कर लिया। वो संजीदा मिजाज के आदमी थे और ज़्यादातर अपने बिजनेस में मसरूफ़ रहते थे, लेकिन मुझे भी वक्त देते थे और मेरा बहुत एहतराम करते थे। मुझे कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी थी। इतनी इज्जत पाकर मेरा सारा वहम और खौफ दूर हो गया और मैं खुश रहने लगी। मेरी शादीशुदा ज़िंदगी में मुश्किलात उस वक्त पैदा होने लगी जब मेरे मामू की वफ़ात हुई। मामू की आंखें बंद होते ही मेरी सास ने अपना असल रुख दिखाया। वो मेरे साथ बहुत ही सर्द मिजाजी से पेश आती। उठते बैठते मुझे गुर्बत के ताने देती थी। उनकी हर वक्त एक ही बात होती थी कि मैंने और मेरी माँ ने झूठा ड्रामा रचाकर अमीर लड़के को फंसाया है। मैं अपनी सास की बातों पर बहुत दुखी होती थी। उनको ये सब कहने का कोई हक नहीं था। वो शहरोज की सौतेली माँ थी, मगर कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि शहरोज अपनी सौतेली माँ का बहुत एहतराम करते थे। अब मेरी सास उठते बैठते मुझे यही सुनाने लगी कि उन माँ बेटे को औलाद की बहुत ख्वाहिश है और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द मैं माँ बन जाऊं। औलाद की ख्वाहिश तो मुझे भी थी,
मगर अभी तक बच्चा ना हुआ। शहरोज़ के कहने पर मैं एक बार अपनी सास के साथ डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर का कहना था बज़ाहिर कोई मसला नहीं है, बस अल्लाह की तरफ से देर है। इस बात ने मुझे मुतमईन कर दिया था। मैं बांझ नहीं थी, लेकिन ये खबर सुनकर भी मेरी सास का मूड अच्छा नहीं हुआ था। उनका बर्ताव मेरे साथ बहुत बुरा था, और जब भी मेरा शौहर घर आता, वो ना जाने अपने बेटे को कमरे में बुलाकर कौन सी पट्टियां पढ़ाती रहती थी कि उनका मूड हर गुजरते दिन के साथ बदलता जा रहा था। पहले तो मेरे साथ हंसकर बात भी कर लेते थे और मेरा ख्याल भी रखते थे, मगर अब तो उन्होंने मेरी तरफ देखना भी छोड़ दिया था। अपने शौहर के रवैये से मैं बहुत दुखी रहती थी। फिर उन्हीं दिनों मेरे शौहर की कज़न हमारे घर रहने आए। वो मेरी सौतेली सास के ख़ानदान से थे। वो मुझसे उम्र में 5 साल बड़ी थी, मगर उसकी आदतें बहुत अच्छी थी। उसका नाम सानिया था। जल्द ही हमारी दोस्ती हो गई। मेरी सास की निस्बत सानिया का रवैया मेरे साथ बहुत दोस्ताना था। मेरे दुखी होने पर वो मुझे तसल्ली देते और मेरा ध्यान हटाने की कोशिश करती थी। हमारे दरमियान इतनी दोस्ती हो चुकी थी कि उसके घर जाने के बाद हमारा टेलीफोनिक राब्ता रहता था। एक रोज़ सानिया मुझसे कहने लगी, अगर तुम मुझसे वादा करो कि जो तुम्हें बताऊंगी वो बात तुम खुद तक रखोगे, तो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। सानिया की बात पर मैं चौंक गई और सानिया को यकीन दिलाया कि उसकी बात किसी को नहीं बताऊंगी, वो मुझ पर भरोसा करे। तब मेरे इसरार पर उसने जो बात मुझे बताई, उसे सुनकर मेरे सर पर आसमान आ गिरा। सानिया ने मुझे बताया कि तुम्हारा शौहर किसी लड़की को पसंद करता था, मगर बाप के मजबूर करने पर उसने तुमसे शादी की। पहले तो अपने बाप की जिंदगी में वो जैसे तैसे इस रिश्ते को निभाता रहा, मगर जब से उसके बाप की वफात हुई है, अब वो मौके की तलाश में है कि कोई बात हो तो तुम उसके साथ लड़ाई झगड़ा करो और वो इस बात को अना का मसला बनाकर तुमसे छुटकारा पा सके। इसी वजह से वो तुमसे दूर हो रहा है, ताकि कभी तुम थक कर उससे लड़ाई करो और वो तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल दे। अब वो और मौके की तलाश में है। वो चाहते तो तुम्हें सीधा सीधा घर से निकाल सकते थे, मगर मसला ये है कि शहरोज़ को उसके बाप ने कसम दी थी कि बिना किसी बात या वजह के वो तुम्हें कभी भी घर से ना निकाले और ना ही कभी तलाक देने का सोचे। शहरोज़ को अपने बाबा से बहुत प्यार था, तभी अपने बाप के कहे अल्फाज का मान रख रहा है। बस वो चाहता है कि किसी तरह तुम उसकी बेरुखी से थक कर उसे लड़ाई झगड़ा करो और फिर वो तुम्हें घर से निकाले, ताकि अपने बाप से किया वादा भी पूरा कर ले और तुमसे भी जान छुड़ा ले। तुम मेरी खाला की बहू हो, मगर तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मुझे अपनी सगी बहनों से भी ज़्यादा अजीज़ हो, इसलिए मुझे तुम्हारी फिक्र होने लगी है। और आज मैंने ये बात तुम्हें कह दी है, मगर तुम्हें मेरी कसम है, तुम ये बातें किसी को मत बताना, वरना मेरे लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। तुम बस बिल्कुल खामोश रहना और शहरोज़ से उसके रवैये के बारे में बिल्कुल भी कोई बात मत करना। वो तुमसे जितना भी बुरा रवैया रखे, तुम खामोश रहना। इस वक्त तुम्हारी खामोशी में ही तुम्हारी आफियत है। बस इस बात की तसल्ली रखना कि जब तक तुम उसके घर में मौजूद हो, वो दूसरी शादी नहीं करेगा, क्योंकि अंकल ने शहरोज़ को कसम दी थी कि ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। अब तुम्हारी ज़िंदगी का फैसला तुम्हारे हाथ में है, और एक बार फिर तुमसे मिन्नत करती हूँ कि तुम किसी से भी नहीं, अपनी माँ से भी नहीं,
इस बात का जिक्र मत करना कि मैंने तुम्हें कुछ बताया है। सानिया की बातें मेरा दिल छलनी कर रही थी। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं किसी शख्स की अनचाही बीवी बनूंगी, ऐसी बीवी जिससे छुटकारा पाने के लिए वो हर वक्त मौके की तलाश में रहता है। मेरा दिल टूट गया था, मेरे सारे ख्वाब चिकनाचूर हो गए थे। मगर मसला ये था कि मैं उस शख्स को अब छोड़ नहीं सकती थी। वो मेरा शौहर था। मेरी माँ ने बहुत मान के साथ मुझे उसके साथ ब्याहा था और अपने ससुराल वालों को दिखाया था कि हम माँ बेटी लावारिस नहीं है। अब अगर मैं अपना घर खराब करके वापस चली जाती तो मेरी फूफियों और चचा ने हम माँ बेटी का जीना हराम कर देना था और मेरी माँ यकीनन ये सदमा ना सह पाते। अपने बाप को खो देने के बाद मैं अपनी माँ को खोने से बहुत डरती थी। मुझे हकीकत बता देने के बाद सानिया डर रही थी कि कहीं मैं ये सारी बातें खोल न दूँ। मैंने सानिया को तसल्ली दी और उससे वादा किया कि मैं उसकी बात कभी भी किसी को नहीं बताऊंगी और हमेशा ये बात अपने तक रखूंगी। मैं तो सानिया की एहसानमंद हो रही थी कि उसने मुझे इतने बड़े राज से आगाह किया था जिसकी वजह से मैं संभल गई थी और आगे भी बहुत संभल कर जिंदगी गुजारने वाली थी, क्योंकि मुझे हर हाल में अपना घर बचाना था, वरना तो मेरी हिम्मत और बर्दाश्त बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। और मैं सोच रही थी कि कभी शहरोज से पूछूं उसका रवैया मुझसे इतना रूखा क्यों है और वो क्यों मेरे साथ खुश नहीं रहता। अब तो डॉक्टर ने भी कह दिया था मैं बांझ नहीं हूं, बल्कि अल्लाह की तरफ से देर हो रही है। तो फिर उसकी नाराज़गी किस बात पर थी? मगर अब मैं ऐसी कोई बात भी नहीं करने वाली थी। सानिया के ज़रिए मुझे मालूम हो चुका था कि शहरोज़ पहले ही इस बात पर तैयार बैठा था कि मैं उसके साथ किसी भी बात को लेकर बहस करूं और वो मुझसे लड़ झगड़ कर अपनी ज़िंदगी से निकाल दे, और ऐसा मैं किसी सूरत नहीं चाहती थी। लिहाजा सानिया की हिदायत पर अमल करते हुए मैंने अपने लब सी लिए और शहरोज से कोई गिला नहीं किया था। अगर वो देर से घर आता तो मैं उसे बिल्कुल नहीं पूछती थी कि वो इतनी देर तक कहाँ रहता है। हालांकि अब तो मैं जान चुकी थी कि उसके देर से घर आने की वजह उसकी वही महबूबा थी जिसके साथ उसकी शादी नहीं हो पाई थी। और हकीकत जान लेने के बाद उसका देर से आना मुझे बहुत तकलीफ देता था, मगर मैं ये सब सहने पर मजबूर थी। पहले तो कभी कभार मैं तंग आकर अपनी सास को जवाब दिया करती थी, मगर अब मैंने वो करना भी छोड़ दिया था। मैं डर गई थी और खौफ की वजह से बिल्कुल ही चुप साध ली थी। कुछ ही रोज गुजरे थे तो सानिया की कई बातें सच साबित हुई, क्योंकि एक रोज शहरोज ने खुद ही मुझे बुलाकर मुझसे कहा, अगर तुम्हें मुझसे कोई बात कहनी है या मुझे कुछ बताना है या कोई मसला है तो मुझे बता सकती हो। ये बात करते हुए शहरोज बहुत गौर से मुझे देख रहा था। उसके चेहरे से साफ दिखाई दे रहा था कि वो मुझे बोलने पर उकसा रहा था। सानिया ने बिल्कुल ठीक कहा था। अब शहरोज बहाने बहाने से लड़ाई के मौके तलाश कर रहा था, तभी आज मुझसे ऐसी बात की थी। उसकी बात पर मैं जख्मी सा मुस्कुराई और बोली, नहीं, मुझे कोई बात नहीं करनी और ना ही मुझे कोई मसला है। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैं जानती हूँ आप अपने कारोबार में बहुत मसरूफ़ होते हैं, इसलिए मुझे वक्त नहीं दे पाते। आप मेरी तरफ से बेफिक्र रहें। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने लहजे और जज्बात पर काबू पाते हुए शहरोज से कहा था। मेरी बात पर शहरोज ने कुछ देर गहरी नज़रों से मेरा जायज़ा लिया और फिर कुछ कहे बगैर ही वहाँ से उठ गए। उसके बाद शहरोज ने मुझसे कोई बात नहीं की थी।
वो बिना कहे मेरी हर ज़रूरत पूरी कर रहे थे, मगर मुझे वक्त देना और मुझसे बात करना तो जैसे भूल चुके थे। उनकी लाताल्लुकी मुझे अंदर ही अंदर मार रही थी। एक तरफ शहरोज की बेरुखी थी तो दूसरी तरफ मेरी सास का रवैया। मुझे हर हाल में अपना घर बचाना था। मैं इस कोशिश में थी कि मेरी औलाद हो जाए। मुझे पूरा यकीन था कि एक बार जब मैं माँ बन जाऊंगी तो शहरोज का दिल खुद ही मेरी तरफ फिर जाएगा। मगर ना जाने अल्लाह को क्या मंजूर था। कोई नक्स ना होने के बावजूद भी मेरी औलाद नहीं हो रही थी। और अब तो मेरी सास खुलम खुला शहरोज को दूसरी शादी का कहने लगी थी। मगर शहरोज अपने बाप से किए वादे की वजह से मजबूर था। मगर कब तक? शहरोज कभी भी अपनी मां की बातों में आ सकता था, और अगर ऐसा हो जाता तो, और इसके आगे तो मेरी जिंदगी बिल्कुल ही वीरान और खाली थी। अपने शौहर की 1000 बेरुखी के बावजूद भी मैं शहरोज से बहुत मोहब्बत करती थी। वो मेरी जिंदगी में आने वाला पहला और आखिरी मर्द था। उसके अलावा मैं किसी और मर्द का सोचने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। और अब वो मर्द भी मेरी जिंदगी से दूर जा रहा था। यहाँ पर तो मेरा हुस्न भी मेरे काम नहीं आया था। हालांकि मैंने सुना था हसीन औरतें जल्द मर्दों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लेती हैं। और मैं तो बहुत हसीन होने के साथ साथ कम उम्र भी थी। मगर शहरोज के दिल को अभी तक नहीं भाई थे। और अब तो शहरोज सर्द मिजाज भी हो गए थे। उनका रवैया मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। पहले बहुत देर से घर आते थे और अब वो ऑफिस के सिलसिले में कई कई दिन घर से बाहर गुजारते थे। मुझे खौफ सताने लगा कि कहीं उन्होंने अपनी पसंद की लड़की से शादी तो नहीं कर ली। मेरा इस घर से जी घबराने लगा था। एक रोज अपनी तन्हाई से घबरा कर मैंने मम्मा को कॉल किया। मैं उनसे मिलना चाहती थी। मेरे फोन करने पर मम्मा मेरे घर आने के लिए तैयार हो गई। मैंने खुशी खुशी अपनी सास को बताया कि मम्मा मुझसे मिलने आ रही हैं। मम्मा की आमद का सुनकर मेरी सास का मूड बुरी तरह खराब हो गया और वो उसी वक्त अपना बैग उठाकर चली गई। मैंने भी परवाह नहीं की। मुझे मम्मा से मिलने की खुशी थी। मगर थोड़ी देर गुजरी, मम्मा का फोन आया। उनके मोहल्ले में फौतगी हो गई थी और वो वहां जा रही थी। उन्होंने मुझसे वादा किया कि अगले रोज मुझसे मिलने आएंगे। मम्मा का प्रोग्राम कैंसिल हुआ तो मैं अपनी उदासी दूर करने के लिए सानिया से मिलने चली गई। सानिया के घर में एक बार शहरोज और अपनी सास के साथ गई थी। मेरा हाफिजा बहुत तेज था। मुझे सानिया का घर याद रह गया था। जब मैं सानिया के घर पहुंची तो उसके घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी उसके घर आया था। मुझे अंदर जाना अजीब लग रहा था, मगर कुछ सोचकर मैं अंदर चली गई। अभी मैं सहन के दरमियान में पहुंची थी कि मुझे अंदर कमरे से बोलने की आवाज़ें आने लगी। एक आवाज़ तो सानिया की थी, मगर दूसरी आवाज़ सुनकर मेरे होश उड़ गए। वो कोई और नहीं बल्कि मेरी सास थी। फिर इससे पहले कि मैं वापस पलटती, अपना नाम सुनकर वहीं रुक गई। मेरी सास सानिया से कह रही थी, अजीब ढीठ लड़की है। मुझे तो लगता था शौहर की महबूबा का सुनकर वो चली जाएगी, मगर उसने तो ढिठाई की हद पार कर दी और वहीं जमकर बैठ गई है। जाने किस मिट्टी की बनी है। अमीरजादा हाथ आ गया है, अब इतनी आसानी से जाने तो नहीं देगी। खैर, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैंने शहरोज की मुकम्मल ब्रेन वॉशिंग कर दी है। इस मनहूस को खुद ही बच्चा ज़ाय करने वाली दवाएं दूध में मिलाकर पिलवा देती हूँ और शहरोज से यही कहती हूँ कि
वो बच्चा नहीं चाहते, इसलिए उस दवा का इस्तेमाल कर रही है। मैंने शहरोज को शीशे में उतार लिया है। जल्द ही वो इस ढीठ लड़की को छोड़ देगा और फिर इसके बाद मैं तुम्हारी बात चलाऊंगी। याद रखना, जब तक तुम्हारी शादी शहरोज के साथ नहीं हो जाती, ये बात बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलनी चाहिए कि तुम मेरी बेटी हो। इसलिए मैं तुम्हें अपने घर आने से रोकती हूँ कि तुम्हारी जरा सी भी लापरवाही से किसी को शक हो गया तो हमारे लिए मसला हो जाएगा। और तुम जितना हो सके सारा को शहरोज के खिलाफ भड़काओ ताकि वो जल्द से जल्द घर छोड़कर चली जाए। उनकी बातें सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था बज़ाहिर मुखलिस नजर आने वाली सानिया हकीकत में इतनी जहरीली साबित होगी, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेगी। और अपनी सास से भी मुझे हरगिज उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे साथ इतना घिनौना काम कर रही थी। अपनी बेटी को इस महल की बहू बनाने की खातिर वो मुझे बच्चा ज़ाय करवाने वाली दवाएं पिलाती रही और शहरोज को भी मेरे खिलाफ कर दिया था। आज मैं समझी थी कि शहरोज के बदलते रवैये की वजह क्या थी। क्यों मुझसे दूर होता जा रहा था? क्योंकि अब उसको मैं अच्छी नहीं लगती थी। शदीद गम और गुस्से से मेरा हाल बुरा हो गया था। पहले तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं उनके सामने चली जाऊं, उनको बताऊं कि उनका राज फाश हो चुका है, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। वो माँ बेटी बहुत ही खतरनाक थी, मेरे साथ कुछ भी कर सकती थी। मैं उल्टे कदमों वापस चली गई। शहरोज को भी ये सब नहीं बता सकती थी, जान चुकी थी। मेरी सास ने शहरोज के दिल में इतना जहर भर दिया था कि वो मेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं करेगा। इसलिए मैंने फैसला किया अपने घर आए एक सफ़े पर अपनी सास और उसकी बेटी की सारी सच्चाई खोल कर रख दे और अपनी बेगुनाही भी लिख दे। उसके बाद वो सफ़ा शहरोज की एक ज़रूरी फाइल में रख दिया और ख़ुद अपना सामान लेकर ममा के पास चली आई। मुझे अब यहीं रहकर इंतज़ार करना था कि आया शहरोज वो ख़त पढ़कर मेरा यकीन करता है या नहीं। अगर उसको मेरा यकीन आया तो मुझे लेने ज़रूर आएगा, और अगर मेरी बताई गई तफसील से भी उसका दिल मुझसे साफ ना हुआ तो मैं समझ जाऊंगी वो मुझे किसी सूरत भी अपनाने वाला नहीं था और इसमें मेरी भी गलती थी। मुझे चाहिए था मैं शहरोज से हर बात शेयर करती, उसे दूर ना होती तो आज हमारे दरमियान दूरियां ना होती। मगर नहीं जानती थी सानिया के नाम पर मैंने सांप पाल लिया था और उस सांप ने मेरी जिंदगी को जहर आलूद कर दिया था। मामा मेरे इस तरह आ जाने से बहुत परेशान और उलझी हुई थी, मगर मैं उनको कुछ भी बताने की पोजीशन में नहीं थी। फिलहाल मुझे शहरोज का इंतज़ार करना था। मैंने अपने सारे मामलात अल्लाह पर छोड़ दिए। मैं जानती थी मेरा रब किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता। मैं बेकसूर थी, इसलिए मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होना था और मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक 2 दिन बाद ही शहरोज मुझे लेने आए थे। वो बहुत अफसरदा भी थे और मुझसे नाराज़ भी। शहरोज ने मुझे बताया वो ख़त पढ़ लेने के बाद उन्होंने अपनी तरफ से भी उन माँ बेटी की तहकीक की थी और ये बात साबित हो गई थी कि वाकई सानिया उस औरत की सगी बेटी है। वो अपनी बेटी को अपने सौतेले बेटे के साथ ब्याहना चाहती है ताकि सारी जायदाद उसके हाथ में आ सके। और शहरोज का कभी किसी लड़की के साथ कोई चक्कर नहीं था। वो अपने बाप के किए गए फैसले पर मुतमईन थे। हाँ, अलबत्ता बाप की वफ़ात के बाद उन्हें मालूम हुआ कि कारोबार में बहुत घाटा हो रहा था। इस वजह से वो बहुत परेशान और उलझा उलझा रहता था।
और उसकी परेशानी और मसरूफियत को मैंने उसकी बेवफाई समझ ली। मैंने शहरोज से माफ़ी मांग ली और अपना दिल शहरोज की तरफ से साफ कर लिया। शहरोज ने भी अपने दिल में पलने वाले खदशात दूर कर दिए थे। उन्होंने मुझे बताया कि वो औलाद की बहुत ख्वाहिश रखते थे, मगर उसकी सौतेली माँ उसे भड़का रही थी कि तुम हर वक्त बच्चा ज़ाय करने की दवा लेती हो, तुम्हें औलाद नहीं चाहिए थे, और ये कि तुम मेरे साथ शादी पर खुश नहीं थे। इस बात ने मुझे बहुत दुखी किया था। मैं चाहता था कि तुम मुझे खुद बताओ, मगर तुमने भी मुझे कुछ नहीं बताया। तो मुझे अपनी माँ की बात पर यकीन होने लगा था, मगर अब मैं सब जान गया हूँ। बाबा ने मेरी सौतेली माँ के नाम जो कुछ किया था वो मैंने उनको देकर अपने घर से निकाल दिया है। अब तुम्हें वहां परेशान करने वाला कोई नहीं होगा। शहरोज की बातों ने मेरे अंदर तक सुकून भर दिया था। मैंने उसी वक्त वापसी की तैयारी पकड़ ली। मामा अभी तक हकीकत से नावाकिफ थे। बस उनको जो खौफ लाहक था वो शहरोज के आने से दूर हो गया था। उसके बाद ना सिर्फ शहरोज मुझे अपने साथ ले आए, बल्कि जिद करके ममा को भी अपने साथ लेकर आए। अब मैं बहुत खुश थी। मुझे अपनी जिंदगी की हकीकी खुशियां मिल गई, और ये सब कुछ मेरे अल्लाह का मुझ पर एहसान था जो मैं कभी भी नहीं भुला सकती थी। दोस्तों, ये थी शहरोज और सारा की कहानी। उम्मीद करती हूँ कि इस कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे जहरीले रिश्ते मौजूद होते हैं जो हमारी ज़िंदगियों में बुरी तरह जहर घोल रहे होते हैं, और हमें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होता। जब अंदाज़ा होता है तो हम बहुत कुछ खो चुके होते हैं और बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए अपने इर्द गिर्द अपने मुशाहिदे को बढ़ाएं और कभी भी किसी भी रिश्ते पर एतबार ना करें। अल्लाह ने मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास बोला है, तो जब भी कोई गलत फहमी हो, सबसे पहले एक दूसरे के साथ मिल बैठकर बात करने में ही उस मसले का हल निकाला जा सकता है। उम्मीद करती हूँ कि इस कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर किया करें। कहानी को अपने प्यारों तक लाजमी शेयर किया करें। क्या पता कौन किस कहानी को सुनकर अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा सबक सीख ले। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अलीज़ा कमल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर रहे।